नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। ज्ञानवापी मामले में गुरुवार की सुनवाई के दौरान मस्जिद कमेटी के वकील ने दलीलें पेश की। इस मामले की सुनवाई सोमवार को फिर होगी। मस्जिद कमेटी ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि यह मामला सुनवाई के लायक नहीं है। मस्जिद कमेटी के वकील अभयनाथ यादव और मुमताज़ ने अदालत में कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर अभी तक शिवलिंग का अस्तित्व सिद्ध नहीं हुआ। शिवलिंग को लेकर अफवाह फैलाई गई, इससे सरकारी व्यवस्था पर असर पड़ा। इस मामले में जब तक शिवलिंग का अस्तित्व सिद्ध नहीं हो जाता तब तक किसी तरह की कोई अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। बहस में अभयनाथ यादव ने महिला याचिकाकर्ताओं की याचिका के हर पहलू पर एक एक कर अपनी दलील रखी और ये साबित करने की कोशिश की कि उनकी याचिका उपासना स्थल कानून के खिलाफ है। फिलहाल मस्जिद कमेटी की ओर से दलीलें पूरी नहीं हो पाई हैं और इस पर अगली सुनवाई 30 मई को होगी। तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष बंडी संजय कुमार ने एक बार फिर मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयानबाजी की है। बंडी संजय कुमार ने कहा कि जब पूरी तरह राम राज्य आ जाएगा तो उर्दू भाषा को बैन कर दिया जाएगा। उन्होंने देश में हुए बम धमाकों के लिए मदरसों को जिम्मेदार ठहराया। बुधवार को तेलंगाना के करीमनगर में आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए बंडी संजय कुमार ने कहा कि जहां भी मस्जिदों की खुदाई होगी वहां शिवलिंग मिलेंगे। बीजेपी नेता ने एआईएमएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी को चुनौती दी कि वो तेलंगाना की सारी मस्जिदों को खोदेंगे। अगर वहां से शव मिले तो उससे मुसलमान रख लें और अगर शिवलिंग मिलते हैं तो हिंदुओं को दे दें। उन्होंने ओवैसी से पूछा कि क्या वो इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। बता दें, बंडी संजय कुमार इससे पहले भी तमाम तरह की बेसिर पैर की बातें करते रहे हैं। मध्य प्रदेश के सतना में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर ताबड़तोड़ लाठी डंडे और हथौड़ा बरसाने वाले 6 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले पर राजनीति भी गर्मा गई है। बता दें, सोशल मीडिया पर बुधवार को एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में कुछ युवक नेहरू की प्रतिमा पर लाठी डंडे और हथौड़े बरसाते नजर आ रहे हैं। युवकों के हाथ में भगवा और तिरंगा भी नजर आया। पड़ताल में वीडियो सतना का निकला। जिला युवक कांग्रेस की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा कायम किया था। जांच में मालूम हुआ था कि वीडियो मंगलवार शाम को बनाया गया। पुलिस ने वायरल हुए वीडियो से आरोपियों को चिन्हित किया था। पहचान के बाद धरपकड़ शुरू की। जांच में सामने आया कि नशा मुक्ति को लेकर आंदोलन का आयोजन किया गया था। आरोप है कि प्रदर्शन नशा मुक्ति के लिए था, लेकिन ज्यादातर प्रदर्शनकारी खुद ही नशे में थे। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के बीच ही कर्नाटक के बेंगलुरु में टीपू सुल्तान महल का मुद्दा अब एक हिंदू संगठन ने उठाया है। एक रिपोर्ट के अनुसार हिंदू जनजागृति समिति ने आरोप लगाया है कि टीपू सुल्तान महल मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाया गया था। ज्ञानवापी मस्जिद और कुतुब मीनार मस्जिद विवादों को लेकर उठे विवाद के बीच हिंदू जनजागृति समिति के प्रवक्ता मोहन गौड़ा ने गुरुवार को जमीन का सर्वे कराने की मांग की। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा, कई लोगों ने बेंगलुरु के टीपू सुल्तान पैलेस के बारे में बात की है। पहले यह जमीन कोटे वेंकटरमण स्वामी मंदिर की थी। टीपू सुल्तान के शासन के दौरान इस पर अतिक्रमण किया गया। उन्होंने आगे कहा, कुछ लोगों के अनुसार वेदों को उस स्थान पर पढ़ाया जाता था। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू जनजागृति समिति की ओर से मांग करता हूं कि भूमि का सर्वेक्षण कर उसके वास्तविक मालिक को हस्तांतरित कर दिया जाए। वेंकटरमण स्वामी मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में चिक्कदेवराज वाडेयार ने करवाया था। उत्तर प्रदेश का सालाना बजट 2022-23 गुरुवार को विधानसभा में पेश किया गया। 2021-22 के लिए बजट 5.50 लाख करोड़ रुपए का है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा पेश किए गए इस बजट में यूपी के बुजुर्ग संतों और पुजारियों की देखरेख के लिए एक बोर्ड बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मजदूरों और रेहड़ी पटरी वालों के बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए 300 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसी तरह पुराने अरबी फारसी मदरसों के लिए इस बजट में भी 479 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति योजना के लिए 795 करोड़ का प्रस्ताव है। इसके अलावा वृद्धावस्था पेंशन योजना में अब 1000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। इससे पहले अब तक 500 रुपये थे। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजट पेश होने के फौरन बाद ट्वीट किया। आदित्यनाथ ने वादा किया, ये उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए समर्पित होगा। उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी ने इस बजट को खारिज कर दिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि विकास सिर्फ आंकड़ों में है, महंगाई और बेरोजगारी किसी से छिपी नहीं है। प्रदेश का युवा रोजगार के लिए भटक रहा है, उसके लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। आम लोगों का जीवन कितना कष्टकारी है, सरकार को इसका अंदाजा तक नहीं। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने ट्वीट कर कहा कि बजट में किसानों के हाथ खाली ही रह गए हैं। बिजली फ्री देने, गन्ने का तत्काल भुगतान कराने, खाद बीज का बजट समय पर देने जैसे वादे भुला दिए गए हैं। गेहूं की निजी खरीद से सरकार की झोली और किसान की जेब खाली रह गई। बजट किसान विरोधी साबित हुआ।
दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में पिछले कई महीनों से एथलीट्स और कोच एक बात की शिकायत कर रहे थे। शिकायत यह थी कि उन्हें उनके तय समय से पहले ही अपनी प्रैक्टिस छोड़कर जाने के लिए मजबूर किया जाता था। इसके पीछे वजह यह थी कि दिल्ली के राजस्व विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संजीव खीरवार अपने कुत्ते के साथ स्टेडियम में घूमने आते थे। द इंडियन एक्सप्रेस की एक एक्सक्लूसिव खबर है और इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक्शन भी लिया। स्टेडियम के कोच ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि वो लोग रात को 8 से 8:30 बजे तक प्रैक्टिस किया करते थे, लेकिन बीते कई महीनों से उनसे कहा जाता था कि वे 7 बजे तक स्टेडियम से चले जाएं, जिससे एक बड़े IAS अफसर मैदान पर अपने कुत्ते के साथ घूम सकें। उन्होंने कहा कि इस वजह से खिलाड़ियों की प्रैक्टिस पर असर पड़ रहा था। द इंडियन एक्सप्रेस की एक टीम 3 दिन तक शाम को स्टेडियम में गई और देखा कि स्टेडियम के सुरक्षाकर्मी शाम 6:30 बजे ही ट्रैक पर आ जाते हैं, सीटी बजाते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि 7 बजे तक मैदान पूरी तरह खाली हो जाए। हालांकि IAS अफसर खीरवार ने इस तरह के आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि कभी कभी वो अपने कुत्ते को घुमाने के लिए ले जाते थे, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार किया कि इस वजह से खिलाड़ियों के अभ्यास पर कोई असर पड़ता है। वहीं खबर छपने के बाद दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि जो खिलाड़ी देर रात तक खेलना चाहते हैं उन्हें परेशानी होने की बात सामने आई है। इस बारे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निर्देश दिए हैं कि दिल्ली के सभी सरकारी खेल संस्थान रात को 10 बजे तक खिलाड़ियों के लिए खुले रहेंगे। मोदी सरकार को आज 8 साल हो गए। इस मौके पर जहां बीजेपी 30 मई से अपनी सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए 14 जून तक देश के अलग अलग कोनों में कार्यक्रम करेगी, तो आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला और अजय माकन ने मोदी सरकार के नारे, दावों और वर्तमान में बने हालात को लेकर सरकार को जमकर घेरा। सुरजेवाला ने कहा कि 8 साल 8 छल, भाजपा सरकार विफल। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 8 साल पहले जो मोदी ने नारे दिए, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, रुपए पर डॉलर का भार, अब की बार मोदी सरकार। आज सभी नारों की समीक्षा करें तो प्रत्येक नाकामी उनके द्वारा दिए गए वादों, नारों में साफ दिखाई पड़ेगी। सुरजेवाला ने कहा कि एक और नारा, अच्छे दिन आने वाले हैं, ये नहीं बताया कि किसके अच्छे दिन लाएंगे। सुरजेवाला ने कहा कि मोदी जी आए तो महंगे दिन और बेरोजगारी लेके आए, मोदी जी आए साथ में मंदी के दिन, व्यापार बिल लेकर आए, मोदी जी आए चीन को भारत की सरहदें पार और व्यापार की हदें पार कराते लाए। उन्होंने कहा कि अच्छे दिनों की फ्लॉप फिल्म अब उतर चुकी है और छल कपट, झूठ, नफरत और निराशा का सहारा लिया जा रहा है। लोगों के घरों का चूल्हा बुझाकर अपनी सत्ता की रोटियां सेकी जा रही हैं। अब इन्होंने नारे भी बदल दिए हैं। ये नफरत फैलाने वाले हैं, 80-20 कराने वाले हैं, छोटे लघु व्यापार पर बुलडोजर चलाने वाले हैं। कांग्रेस नेता अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि 8 साल बाद जनता और कांग्रेस पूछ रही है कि अच्छे दिन किसके आए हैं। क्या बीजेपी के आए हैं जिसके खातों में 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा हैं, या उन धन्ना सेठों के आए हैं जो हर रोज़ 1,000 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, जिन्होंने कोरोना काल में भी 30 लाख करोड़ कमाया। इस दौरान माकन ने 8 छल गिनाए, जिनमें पहला छल भाजपा है तो महंगाई है, दूसरा सबसे युवा देश को बेरोजगारी में झोंकना, तीसरा छल अर्श से फर्श अर्थव्यवस्था, रुपया ऐतिहासिक गिरा, सरकारी कर्ज 80 लाख करोड़ रुपए सरकार ने लिया। पिछले 8 सालों में बड़े बड़े धन्ना सेठों के 9 लाख करोड़ रुपए के लोन राइट ऑफ किए गए, पूरे देश को सेल पर डाल दिया। चौथा छल आमदनी नहीं हुई दोगुना, दर्द दिया 100 गुना, किसानों के खिलाफ 3 काले कानून। पांचवा छल शौर्य के नाम वोट, सेना को चोट। छठा छल विकास से नहीं है नाता, बस नफरत फैलाना आता। उन्होंने कहा कि छोटे बड़े सभी दंगों को एक साथ बताएं तो करीब 10,000 दंगे पिछले 8 साल में हुए हैं। सातवां छल गिनाते हुए उन्होंने कहा कि पिछड़ों को पीछे छोड़ा है, SC ST OBC से नाता तोड़ा है। और 8वां छल गिनाते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर मोदी सरकार ने आंखें बंद कर ली हैं। चीन और सीमा के हालातों का उन्होंने हवाला दिया। राज्यसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के संयुक्त उम्मीदवार होंगे। इस बात का ऐलान गुरुवार को समाजवादी पार्टी की ओर से किया गया। बता दें कि बुधवार को ही कांग्रेस के नेता रहे कपिल सिब्बल ने राज्यसभा चुनाव के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना पर्चा दाखिल किया था। उन्हें समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महागठबंधन बनाया था। इस महागठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, महान दल सहित कुछ और राज्य स्तरीय दल शामिल थे। विनय कुमार सक्सेना ने गुरुवार को दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली। शपथ लेने के तुरंत बाद उन्होंने कहा कि वो स्थानीय अभिभावक के रूप में काम करेंगे। उन्होंने कहा कि आप मुझे कार्यालय में कम, सड़क पर स्थानीय लोगों और जनता के साथ काम करते हुए देखेंगे। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम मिलकर काम करेंगे और जनता के विकास और कल्याण के लिए LG विनय कुमार सक्सेना को अपना पूरा समर्थन देंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।